गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम अगेन। बच्चों, जो हमने पीछे जो हमारा थर्ड सेमेस्टर में क्लाइमेटोलॉजी का सेगमेंट था, उसमें हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखा है पिछले दिनों। जो चैप्टर था एयर मास से एसोसिएटेड। ये चैप्टर बहुत ही रिलेवेंट है बच्चों और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा कि एयर मासेस क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ हमने देखा कि कौन कौन से वो सोर्स रीजन्स हैं जहाँ एयर मासेस बनते हैं। तो इसके इस डाउट क्लियरिंग सेशन में हम उन प्रश्नों को लेंगे जो आपके द्वारा भेजे गए। वास्तव में ये एक चैप्टर बड़ा डिटेल्ड चैप्टर था जिसको हमने 3 हिस्सों में फ्रेगमेंटेड किया है, जिसमें एयर मास हमने पढ़ लिया है। आने वाली क्लासेस में हम फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या सवाल हैं आप लोगों के। तो सबसे पहला सवाल है कि एयर मास क्या होते हैं। बच्चों, एयर मास जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया कि ऐसे पार्सल ऑफ एयर होते हैं, ऐसे कॉलम ऑफ एयर होते हैं जिनमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की होमोजेनिटी मिलती है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की होमोजेनिटी मिलने के कारण उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनती है और ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। ये एयर मासेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन करते हैं फ्रंट्स का, और फ्रंट्स बाद में साइक्लोन्स को लीड करते हैं। तो इस तरह एयर पार्सल की होमोजेनिटी वाले, जिनमें हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी मिलती है तापमान और आर्द्रता की, उनको हम एयर मासेस या वायु राशियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चों, जब शुरुआत हुई एयर मासेस को पढ़ने की तो मूल रूप से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का और उसके आसपास का समय था, जब ऐसा माना जाता था कि जो एयर फ्रंट्स हैं या जो एयर मासेस हैं वो मूल रूप से अपर और जो मिड लेटीट्यूड्स हैं वहाँ तक को प्रभावित करते हैं। आज जैसे जैसे हमारा विज्ञान बढ़ा है, हमारे वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ा है, वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है एयर मासेस की, और आज हम मानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर सभी क्षेत्र जो हैं एयर मासेस के अंदर आते हैं। एयर मासेस चूँकि ये स्टेशनरी नहीं होते, ये मूवेबल होते हैं। तो जब एक एयर मास एक सर्टन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरी जगह जाने पर बदल जाती हैं। उस जगह की जो तापमान है, उस जगह की जो वेदर कंडीशंस हैं उनको बदलती है। इस तरह एयर मास किसी भी जगह के वेदर को अफेक्ट करने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कहो कि एक फिज़िकल एंटिटी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब एक बार एयर मासेस बन जाते हैं तो उनके कारण फ्रंट्स का निर्माण होता है। फ्रंट्स हम आने वाले सेगमेंट में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की एयर मासेस आती हैं, वो फ्यूज़ नहीं होती हैं, वो मिक्स नहीं होती हैं, बल्कि वो रेजिस्ट करती हैं, और इस रेजिस्टेंस के कारण एयर मास जो है फ्रंट्स को बनाती हैं और फ्रंट्स बाद में साइक्लोन बनते हैं। और हम सभी जानते हैं कि साइक्लोन जो हैं रेनफॉल, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन और जो विंड पैटर्न है उसको गवर्न करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूशन को वर्ल्ड ओवर प्रभावित करते हैं। तो इस तरह एयर मासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आजकल जब हम वेदर प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो एयर मासेस की और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि एयर मास जो है वो हमें एक प्रिडिक्टिव एज भी देते हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि आने वाले समय में किसी भी जगह का मौसम किस प्रकार का होगा, क्या क्रम होगा उनमें परिवर्तन का। तो इस तरह एयर मासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक एक प्रश्न आया है कि खोज कैसे हुई एयर मासेस की, तो हम जानते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी में जब से इसकी शुरुआत हुई है, प्राचीन समय से लेकर आज तक बहुत सारे विकास हुए हैं। हमारे यहाँ पर इनिशियली रेडियो साउंड्स यानी बैलून्स का प्रयोग करते थे एयर को पढ़ने के लिए। अपर एयर की स्टडी करने के लिए हम बैलून्स में इंस्ट्रूमेंट्स रखते थे जिनको हम रेडियो साउंड्स कहते हैं। ये जब हम इनकी स्टडी कर रहे थे तो हमने पाया कि हमारी जो एयर है उसमें हॉरिजॉन्टली कुछ समानताएं हैं, लेकिन वर्टिकली थोड़ी वेरिएशन है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो एयर है वो काफ़ी समय तक एक जगह पे खड़ी रहती है और वो प्रॉपर्टी ले लेती है उस जगह की, चाहे यहाँ की थर्मल प्रॉपर्टी हो, चाहे वहाँ की ह्यूमिड प्रॉपर्टी हो, वो जिस भी तरह की प्रॉपर्टी है उसको अपने अंदर होल्ड कर लेती है। तो एयर मास जो हैं मूल रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आजू बाजू, उससे थोड़ा सा पहले से पढ़ने शुरू हुए, और धीरे धीरे इनका कंसेप्ट इवॉल्व होते होते आज हम इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी में और वेदर प्रेडिक्शन में।
और न केवल वेदर प्रेडिक्शन बल्कि वेदर के जो और फिनोमिना हैं उनके कॉजिंग में भी, चाहे वो फ्रंट्स बनते हों, चाहे साइक्लोन्स बनते हों, चाहे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, सभी जगह जो हमारे एयर मास हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास सैटेलाइट डेटा उपलब्ध है, जैसे जैसे हमारे पास विभिन्न जो सेंसर्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स का डेटा उपलब्ध है, वो सारा का सारा हम एनालाइज करके हम अभी भी एयर मास के जो कंसेप्ट है उसको और रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रीजनली पैटर्न को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ती जा रही है। हमने इस एयर मास के चैप्टर में पढ़ा कि एक शब्द होता है सोर्स रीजन, उद्गम स्थान। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एयर मास के पर्सपेक्टिव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो थर्मल और उसकी ह्यूमिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये एयर थर्मल और ह्यूमिड प्रॉपर्टीज़ लेती कहाँ से है, इसका यदि हम देखें तो वो सोर्स रीजन होता है जहाँ पर हवा खड़ी है, चाहे वो ज़मीन है चाहे पानी है, वहाँ से वो अपने गुणों को लेती है और वही गुण जो हैं उसकी थर्मल और जो ह्यूमिड प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। इसीलिए सोर्स रीजन्स वो एरियाज़ हैं जहाँ एयर मासेस का फॉर्मेशन होती है और जहाँ से एयर मासेस अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि आने वाले समय में एयर मास की जो चेंजेस होंगे या एयर मास जिस कैटेगरी में रखा जाएगा वो सभी उसी पे निर्भर होते हैं, इसीलिए सोर्स रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को सोर्स रीजन की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम एयर मास के सोर्स रीजन के आधार पर उसको कई बार ट्रॉपिकल एयर मास कहते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म होती है। आप जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन में हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी होती है, तो जितनी भी ट्रॉपिकल एयर मासेस होते हैं सभी की ये प्रॉपर्टी मिलती है कि वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिड प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। इसी तरह कुछ एयर मासेस को हम पोलर एयर मासेस कहते हैं। पोलर एयर मासेस लो ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर वाली होती हैं और ये मूल रूप से पोलर रीजन्स में फॉर्म होती हैं, तो ये भी उसके सोर्स रीजन की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह जो एयर मासेस वाटर बॉडी के ऊपर ओरिजिनेट होती हैं उनको हम मैरीन टाइम एयर मासेस कहते हैं। ये मैरीन टाइम एयर मासेस हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर या कई जगह लो टेम्परेचर वाली भी होती हैं, लेकिन मैरीन टाइम में जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है वो कॉन्टिनेंटल के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। वहीं कुछ एयर मासेस को हम कॉन्टिनेंटल एयर मासेस भी कहते हैं, जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की वो कॉन्टिनेंटल टाइप हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी जो लेवल है वो कम है। और इस प्रकार हम सोर्स रीजन के आधार पर ये क्लासीफाई करते हैं कि हमारी जो एयर मास है वो किस कैटेगरी में क्लासीफाई होगी, क्या उसकी थर्मल और ह्यूमिड प्रॉपर्टी होंगी। तो इस तरह सोर्स रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक प्रश्न आया कि जो हमारे एरियाज़ हैं जो एयर मासेस से प्रभावित होते हैं वो कौन कौन से हैं। यदि हम एयर मास के वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, जैसा हमने अपने क्लास में मैप के माध्यम से देखा, तो आप पाएंगे आज कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां हम ऐसा ना मानते हो कि किसी खास तरह की एयर मास ना प्रिवेल करती हो। एयर मास जो कि हर जगह प्रिवेलेंट है। मूल रूप से एयर मास का ज़्यादा इम्पैक्ट साइक्लोन या फ्रंट फॉर्मेशन में जब होता है, जब दो डिफरेंशियल थर्मल कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंशियल ह्यूमिड कैरेक्टरिस्टिक्स की एयर मिलती हैं। ये जब मिलती हैं तो दोनों में एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है और इसी रेजिस्टेंस के कारण आप पाएंगे कि बहुत सारे वेदर फिनोमिना बनते हैं और ये वेदर फिनोमिना जो है फ्यूचर में लॉन्ग रन में हमको वेदर प्रेडिक्शन के साइक्लोन के ट्रैक करने के लिए या उनके फॉर्मेशन के कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मूल रूप से जो मिड लेटीट्यूड का एरिया है, जहाँ एक तरफ से जो पोलर विंड्स आ रही हैं और दूसरी तरफ से वेस्टर्लीज मिल रही हैं, इस एरिया में साइक्लोन या जो हमारे फ्रंट्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो जो हमारे मीटरोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, वो ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि इस रीजन में एयर मास की ज़्यादा डोमिनेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पर उनका इम्पैक्ट के कारण एक अलग तरह का प्रभाव दिखाई देता है। और ये सारा का सारा एरिया जो है जिसमें साइक्लोन्स फॉर्मेशन होते हैं, ख़ासतौर से टेम्परेट साइक्लोन्स, तो हम देख सकते हैं कि सब पोलर रीजन वाला और जो मिड लेटीट्यूड का एरिया है वहाँ पर जो हमारी एक तरफ से कोल्ड एंड ड्राई, दूसरी तरफ से वार्म एंड मॉइस्ट जब एयर मासेस मिलती हैं तो साइक्लोन्स और जो फ्रंट्स हैं वो बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एयर मासेस वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें जो हमारा इक्वेटोरियल एरिया है, जहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन से आके हवाएं मिल रही हैं, नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स और साउदर्न ट्रेड विंड्स आर की मिल रही हैं, वहाँ पे भी एयर मासेस किसी भी जगह की जो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक है या ह्यूमिड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो इस तरह बच्चों ये कुछ प्रश्न थे जो आपने मेरे से पूछे। इस डाउट क्लियरिंग सेशन में यदि आपके कोई प्रश्न बच जाते हैं तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये चैप्टर बच्चों जैसा मैंने बताया है कि एक बड़े पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट था, जिसमें एयर मासेस जो हैं वो फ्रंट्स में कन्वर्ट होते हैं और फ्रंट से बाद में साइक्लोन्स बनते हैं। तो इस सेगमेंट से आपके सभी एग्ज़ाम्स में, जो यूनिवर्सिटी लेवल्स के एग्ज़ाम हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इनिशियल क्लास में एयर मासेस का ये जो टॉपिक था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, और आपके जो प्रश्न आए वो मैंने अभी तक सारे डिस्कस कर लिए हैं। अभी भी यदि आपके कोई प्रश्न बचते हैं तो आप व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।